Hello friends, I am Jyoti Salim. Again welcome to all of you in our YouTube channel CGPAC Source Study Hub. जैसा कि आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, तो सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आते रहूं। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। मेमोरीज। सबसे पहले तो मैं मेमोरीज की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो बताना चाहूंगी आप लोग को, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए कि मेमोरी होता क्या है। जैसा कि कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वह मनुष्य के बिल्कुल दिमाग के जैसा ही कार्य करता है। मनुष्य के मेमोरी काम करने के लिए अतीत की घटना को याद करता है और वर्तमान के अंदर उनकी समझ और व्यवहार को अच्छा बनाने और वर्तमान और भविष्य का निर्णय लेने के लिए अनुमति देता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर मेमोरी भी डाटा और सूचना को इलेक्ट्रिकल करके कैश, रैम, हार्ड डिस्क में स्टोर करता है और हम जब चाहें पुनः उस इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब चलते हैं कंप्यूटर की मेमोरी एक्चुअल में होता क्या है, इनकी लैंग्वेज में देखते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम सेल कहते हैं। इन सेल में डाटा बाइनरी डिजिट के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डाटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। हमें पता है कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट को ही समझती है। बाइनरी डिजिट मतलब 0 1। हम कुछ भी इंफॉर्मेशन इनपुट कराते हैं जब कंप्यूटर में तो हमारी लैंग्वेज रहती है, लेकिन वो उस चीज को बाइनरी डिजिट में ही समझता है और रिजल्ट भी बाइनरी डिजिट में ही देता है, जो कि हमें जो मिलता है वो हमारी लैंग्वेज में मिलता है। इसलिए कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? तो 0 1 बाइनरी डिजिट। ठीक है, याद रखेंगे। देखते हैं मेमोरी की वर्गीकरण। तो मेमोरी जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला प्राथमिक मेमोरी, जिसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी ये आते हैं। ठीक है, स्थायी मेमोरी मेमोरी जो है उसको नॉन वोलेटाइल और अस्थायी मेमोरी को वोलेटाइल कहते हैं। तो देखते हैं स्थायी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सा चीज मेमोरी आता है। तो पहला आता है रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, तो उसी प्रकार से अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है। रैम का 2 भाग मिलता है। पहला भाग है उसका डायनेमिक रैम, दूसरा होता है स्टैटिक रैम। आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरा होता है हमारा द्वितीयक मेमोरी, इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, तो इस सीक्वेंशियल एक्सेस के अंतर्गत मैग्नेटिक टैप आ जाता है, एक ही आता है, याद रखेंगे इसको। दूसरा डायरेक्ट एक्सेस जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक डिस्क है इसके अंतर्गत 2 मेमोरी आते हैं। पहला आता है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा आता है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का ही ये 3 टाइप से है जो नीचे दिख रहा है। तो पहला है जिप डिस्क, दूसरा है डिस्क पैक और तीसरा है विनचेस्टर डिस्क। एग्जाम में ये भी पूछा गया है विनचेस्टर जो डिस्क है वो कौन से मेमोरी के अंतर्गत आता है करके। ठीक है, तो उसका आंसर था हार्ड डिस्क, तो था नहीं ऑप्शन में, तो मैग्नेटिक डिस्क था। तो मैग्नेटिक डिस्क है उसका उत्तर था। ठीक है, दूसरा देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ब्लूरे डिस्क, सीडी रोम, सीडी आर,
CD, RW, DVD, ये सब आते हैं। तीसरा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसके अंतर्गत जो मेमोरी आते हैं वो है पहला पेन ड्राइव, दूसरा है मेमोरी कार्ड, चिप, जिसको हम यूज करते हैं अपने सेल फोन में। ये सारे क्लासिफिकेशन है मेमोरीज की। इन सभी मेमोरीज को आप याद करेंगे, जो कि बहुत ही महत्व। आइए देखते हैं प्राथमिक मेमोरी। इसका विस्तृत चर्चा करते हैं कि प्राथमिक मेमोरी किसको बोलते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी जो है वो सीधे सीपीयू के साथ संपर्क करता है। प्राथमिक मेमोरी सामान्य तौर पर अस्थायी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड के स्लॉट्स में स्थित होती है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को ऑन करने और प्रोग्राम को रन कराने के लिए किया जाता है। यह अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनी होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता सेकेंडरी मेमोरी के अनुसार ज्यादा होती है। इस मेमोरी में कैश मेमोरी की स्पीड क्षमता अधिक होती है। कुछ उदाहरण हैं जो इम्पोर्टेंट है। इस मेमोरी के अंतर्गत रैम, रोम, कैश, रजिस्टर मेमोरी आदि आते हैं। देखते हैं द्वितीय मेमोरी। द्वितीय मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ संपर्क नहीं करता है। आप दोनों में अंतर करके देख लेना। ये सीधा सीपीयू के साथ संपर्क करता है प्राथमिक मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो संपर्क नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इन्हें सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करना होगा। फिर उसके बाद सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएंगी। परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि यूजर बाद में उस डाटा का यूज कर सके। स्टोरेज क्षमता धीमी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें बड़े आकार के वीडियो, इमेज, ऑडियो को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। बिजली जाने के बाद भी डाटा डिलीट नहीं होता। यह मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह मेमोरी सस्ती होती है प्राइमरी मेमोरी के तुलना में। इसके भी कुछ उदाहरण हैं: हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, मैग्नेटिक टेप, जो कि अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यही से प्रश्न आता है कि कौन सा जो मेमोरी है वो कौन सा डिवाइस के अंतर्गत आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या जैसा भी, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब एक एक करके देखते हैं। स्थायी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सा उदाहरण था? रोम था, रैम था, कैशे मेमोरी था। तो उसी में से एक एक करके हम विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो पहला है रोम। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी। हर मेमोरी का फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधा जो आंसर तो वहीं से निकल जाता है। यदि आप किसी भी मेमोरी का फुल फॉर्म जानेंगे तो उसी से आंसर निकल जाता है, ठीक है। रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। रोम एक सेमीकंडक्टर, ठीक है, मेमोरी चिप होती है कंप्यूटर मदरबोर्ड पर सीधे, जिसे कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें हम कुछ भी चीज न नष्ट कर सकते हैं और न ही बदल सकते हैं, केवल उसे पढ़ सकते हैं। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किए जाते हैं। रोम में फ्यूज लिंक के जरिए डाटा डाला जाता है और डाटा डालने के बाद फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है। रोम में डाटा डालने को बर्निंग कहा जाता है। रोम में बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि कंप्यूटर को ऑन करने में पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है। दूसरा देखते हैं पी रोम। रोम का ये टाइप से है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके फुल फॉर्म से ये पता चलता है हमें कि इस वाले जो मेमोरी है इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। यह एक विशेष प्रकार की रोम होती है, जिसे हम विशेष प्रक्रिया द्वारा यूजर्स के अनुकूल बनाया जाता है, जिसमें हजारों डायोड लगे रहते हैं। यूजर्स द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर यह साधारण रोम के जैसा ही हो जाता है, ठीक है। देखते हैं तीसरा ई रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यह मेमोरी रोम के जैसा ही है, यह भी स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग प्रक्रिया के टाइम में के समय पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नए प्रोग्राम लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट EEPROM। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी EROM की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग प्रक्रिया में डाटा को इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से मिटाया और फिर से लिखा जा सकता है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, याद रखेंगे। नोट: फर्मवेयर में रोम, पीरोम एंड ईपीरोम के डाटा ही संग्रहित होते हैं और इन सभी के जो डाटा संग्रहित होते हैं इसे ही फर्मवेयर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं अस्थायी मेमोरीज। तो अस्थायी मेमोरीज के अंतर्गत रैम आता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप होती है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट्स SIMMS में लगाया जाता है। वर्तमान में DIMMS का यूज किया जाता है। SIMMS में 32 बिट मेमोरी होती है, तो वही DIMMS में 64 बिट मेमोरी होती है। इसमें डाटा एक्सेस टाइम डेटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, इसकी गति तीव्र होती है। रैम मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, क्योंकि पावर सप्लाई बंद कर देने पर कंप्यूटर में संग्रहित डाटा भी इसके साथ नष्ट हो जाती है। रैम प्रोसेसिंग का कार्य। देखते हैं रैम की कार्य कैसा है। तो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लॉकर रैम में स्टोर किया जाता है। अंत में CPU इन्हें रैम से प्राप्त करता है तथा डाटा प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेस के बाद अंतिम और अंतरिम परिणामों का अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर करता है। इसलिए ही रैम को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रैम के प्रकार। तो रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम और दूसरा होता है स्टैटिक रैम, जो आगे चर्चा करेंगे। तो डायनेमिक रैम क्या होता है? हमेशा परिवर्तित होना होना इसलिए इसका अर्थ होता है हमेशा परिवर्तित होना, इसलिए इनमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। इस तरह के रैम की गति धीमी होती है। रैम चिप की सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। तो HD रैम, RD रैम, DDR रैम, ये डायनेमिक रैम के प्रकार उदाहरण हैं। ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, याद रखेंगे। देखते हैं दूसरा रैम, तो स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का अर्थ होता है स्थित, अर्थात इस रैम में डाटा स्थित रहता है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है। इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो नॉन वोलेटाइल एस रैम, स्पेशल एस रैम, सिनब्रोनांस एस रैम और सिनब्रोनांस रैम, ये इसके एग्जाम्पल है। अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन इनसे अब डीपली अगर पूछेगा तो इस टाइप से जो एग्जाम्पल हैं मेमोरीज के उसमें आ सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी से बना रहता है। इसका उपयोग CPU के स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैश मेमोरी प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी होता है, जो कोई ऐसे डाटा या निर्देश जिसे प्रोसेसर बार बार उपयोग करता है, इस डाटा को CPU कॉपी करके कैश मेमोरी में ही रख लेता है, ताकि उसे बार बार सेकेंडरी स्टोरेज में ना ढूंढना पड़े और जब प्रोसेसर को किसी डाटा की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले इसी कैश मेमोरी में देखता है। प्राप्त होने पर उसे डायरेक्ट प्रोसेस कर देता है। वह उसे मुख्य मेमोरी में ढूंढता है।
कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का काम करता है। इसका आकार 256 केबी से 4 एमबी तक हो सकता है। कैश मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित रहता है। सेकेंडरी मेमोरीज देखते हैं। तो ये 3 भाग में डिवाइड था क्रमानुसार मेमोरी, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी ऐसे करके 3 भागों में डिवाइड था। तो पहला देखते हैं क्रमानुसार मेमोरी। मैग्नेटिक टैप इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो मैग्नेटिक टैप क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ होती है। यह आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, जिसमें विद्युत हेड से प्रभावित डाटा को स्टोर करता है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है उसे रिकॉर्ड कहते हैं। इसको लिखा, मिटाया और पढ़ा तीनों चीज किया जा सकता है। मैग्नेटिक टेप में अलग अलग डाटा में अंतर करने के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं। ये सारे जो टर्म्स दिख रहे हैं ना, इंटर रिकॉर्ड गैप, ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने नोट्स में ना नोट डाउन करें। देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, ये मेमोरी आती है इसके अंतर्गत। तो यह एक स्थायी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसमें धातु या प्लास्टिक के बने पतले डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। इसमें डाटा रिकॉर्ड करने तथा लिखने तथा पढ़ने के लिए रीड राइट हेड होता है। यह सस्ता स्टोरेज डिवाइस होता है। खराब होने की संभावनाएं होती है धूल या खरोच के कारण। उदाहरण इसके देखते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क ये आते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क देखते हैं क्या होता है। प्लास्टिक का बना वृत्त के आकार का डिस्क है। यह ट्रैक में बटा होता है। ट्रैक पुनः सेक्टर में बटा होता है और पुनः सेक्टर क्लस्टर में बटा होता है। मुख्य रूप से हम फ्लॉपी डिस्क में सेक्टर में ही लिखते हैं, लेकिन क्लस्टर को फ्लॉपी डिस्क का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है। इसके काम देखते हैं। ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, ऐसे इनके वर्क चलते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। यह मुख्य रूप से 8 इंच, 5.25 इंच और 3.50 इंच तक होता है। 5.25 इंच को हम मिनी फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क की मानक स्टोरेज क्षमता सिंगल लेयर में 1.44 MB तथा डबल लेयर में 2.88 MB तक होता है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। यह एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। इसमें भी पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है तथा डाटा स्टोरेज करने या पढ़ने की गति भी तेज होती है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। मैग्नेटिक डिस्क की तरह यह भी वृत्तों में बटा रहता है, जिसे हम ट्रैक कहते हैं, और वही ट्रैक को पुनः सेक्टर में बटा होता है। हार्ड डिस्क पर जो डाटा लिखते हैं उसे भी सेक्टर में ही लिखते हैं। हार्ड डिस्क मुख्यतः हमारे डाटा बैकअप के लिए यूज किया जाता है। इसके भी वर्क देखते हैं। तो सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर होता है। हार्ड डिस्क स्टोरेज क्षमता बाइट होती है। बाइट मतलब ये अभी वर्तमान में टेराबाइट तक इसकी स्टोरेज क्षमता है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क को डिस्क पैक के आधार पर विनचेस्टर डिस्क में बांटा जाता है। वर्तमान में प्रयुक्त होने वाली पर्सनल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क विनचेस्टर डिस्क के उदाहरण हैं। कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव का नाम दिया जाता है। इसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और डाटा स्टोर किए जाते हैं। आगे देखते हैं तीसरा पार्ट हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का एक गोल डिस्क होता है। इसमें प्रकाश परिवर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ाकर उसे चमकदार बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। इसमें का जो ट्रैक
वह वृत्तों में न होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार में होता है। ऑप्टिकल डिस्क के डाटा को बिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है। कुछ उदाहरण हैं ऑप्टिकल डिस्क के: ब्लूरे डिस्क, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी और वीसीडी। ये ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। देखते हैं एक एक करके उदाहरण को समझते हैं। ब्लूरे डिस्क, यह भी ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। यह मल्टीमीडिया भंडारण में अधिक लोकप्रिय होते जा रहा है। इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों की आवश्यकता होती है। इसी भंडारण क्षमता सिंगल लेयर में 25 जीबी और डबल लेयर में 50 जीबी तक हो सकती है। सीडी रोम, फुल फॉर्म देखते हैं: कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ डाटा को एक ही बार स्टोर किया जाता है। इसे पुनः मिटाया या लिखा नहीं जा सकता। इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB तक होती है। यह पी रोम के कार्यों के अनुसार अपना कार्य करता है। CDR, फुल फॉर्म देखते हैं: कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसे वॉर्म राइट वंस रीड मैनी डिस्क भी कहा जाता है, जिस पर केवल एक बार लिखा जाता है, जबकि बार बार उसे पढ़ा भी जा सकता है। एक बार लिखे जाने के बाद डाटा में बदलाव नहीं किया जाता है। CDRW, फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसमें डाटा को मिटाया और पुनः नए डाटा स्टोर किए जा सकते हैं। इसमें डाटा परिवर्तित किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 700 MB तक होती है। यह EEP रोम के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीवीडी, फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। यह भी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक उदाहरण है। सिंगल लेयर में इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 GB तथा डबल लेयर में 8.5 GB होती है। इसका मुख्य उपयोग फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। VCD, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, यह भी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक उदाहरण है, जिसका उपयोग वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका एक्सटेंशन MPEG होता है। यह CD रोम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो उसके अंतर्गत फ्लैश मेमोरी आता है, जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। इसे लगाओ और खेलो, प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह इसका उपयोग होता है। फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव को USB पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित और इससे परिवर्तित कर यह पढ़ा जाता है। इस कारण इसका पर्सनल डाटा उपयोग करने के लिए किया जाता है और जब चाहे हम तब इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी भंडारण क्षमता 1 GB से शुरू होकर वर्तमान में 1 TB तक होता है। लैपटॉप, सेल फोनों में फ्लैश मेमोरी का ही उपयोग किया जाते हैं। मेमोरी कार्ड, जिसको चिप भी कहते हैं हम, यह पतले आकार का छोटा सा कार्ड मेमोरी होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा कुछ अन्य आधुनिकीकरण उपकरण जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, PDA, पॉम टॉम, स्मार्टफोन आदि में इसका उपयोग होता है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। मेमोरी स्टिक्स, मेमोरी स्टिक्स का विकास सोनी के द्वारा किया गया। इसका उपयोग डिजिटल कैमरा, कैमकॉर्डर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर में सैनडिस्क लिखा रहता है। अपने फोन में यूज करते हैं। यह भी तेज गति से कंप्यूटर में काम करता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो बॉक्स में मैं अंदर लिखी हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको रट लेना है पूरा, ठीक है। देखते हैं मेमोरी की स्टोरेज क्षमता। क्वेश्चन आता है कि सबसे कम मेमोरी क्षमता किसमें है, ज्यादा कम किसमें है। तो ऐसा है,
तो हम एक बार रीड करते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है, ज़्यादा है कि कम। तो देखते हैं रजिस्टर मेमोरी, इसमें एक 150 से 200 क्या बोलते हैं इसमें केबी होता है, ठीक है। कैश मेमोरी में 32 केबी से 4 एमबी तक स्टोरेज क्षमता होती है। तो वही रैम मेमोरी में 16 एमबी से 4 जीबी तक, मैग्नेटिक डिस्क में 160 जीबी से 1600 जीबी तक, ऑप्टिकल डिस्क में 700 एमबी से 60 जीबी तक, ठीक है। ये ऐसी स्टोरेज क्षमता है इसकी, ठीक है। तो हम आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये याद रखेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर मेमोरी की इकाई, ठीक है। इससे तो 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला 1 बिट में कितने मतलब बाइनरी डिजिट होते हैं। तो 1 बिट में एक बाइनरी डिजिट, ठीक है। और 1 निबल में 4 बिट, ठीक है। 1 बाइट में 8 बिट, 1 केबी में 1024 बाइट, 1 एमबी में 1024 केबी किलोबाइट, 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट, 1 टीबी मतलब टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, 1 पीबी बराबर 1024 टीबी, ठीक है। और 1 ईबी इसका फुल फॉर्म है एक्साबाइट, ठीक है। तो इस ये कितने के बराबर होता है, 1024 पीबी, ठीक है। और 1 जीबी जेटाबाइट के बराबर कितने के बराबर है ये, 1024 ईबी के बराबर, ठीक है। और 1 वाईबी योटाबाइट जो है वो 1024 जेबी के बराबर है, ठीक है। तो इसको तो याद ही करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं यूनिट से। अब देखते हैं मेमोरी अनुक्रम गति, ठीक है। तो जो मैं लेस देन की हूं ना वो सबसे कम है, जैसे मैग्नेटिक टेप, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क है, उसके बाद रोम है, रैम है, फिर उसके बाद कैश मेमोरी है, फिर उसके बाद रजिस्टर। तो ये क्या है, मेमोरी गति के अनुसार में मैं इसको अरेंज की हूँ। तो गति के अनुसार सबसे कम जो है मैग्नेटिक टैप होता है और ज्यादा में रजिस्टर होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं स्टोरेज क्षमता। तो स्टोरेज क्षमता जो है सबसे कम जो है रजिस्टर का स्टोरेज क्षमता होता है और सबसे अधिक मैग्नेटिक टैप का होता है, ठीक है। तो वही भंडारण क्षमता देखते हैं, तो सबसे कम जो है फ्लॉपी डिस्क का होता है और सबसे ज्यादा जो है वो हार्ड डिस्क का होता है। हार्ड डिस्क का टेराबाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब इसका भंडारण क्षमता अधिक होती है। तो पेपर में यही पूछा जाता है कि सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, स्टोरेज क्षमता, मेमोरी की गति, ये सब पूछा जाता है। तो आप ये जो मैं डिब्बा में लिखी हूँ ना उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि आज का यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड मुझे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिसमें मैं वीडियो बनाऊं और आप लोग को अच्छा लगे।